सभी को सबसे पहले और धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए देने जो मुझे दिया गया है सभी को। अ, हम लोग जो कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, इसका हम आज देखेंगे 8वां अध्याय। और जैसे कि हर बार की तरह हम शुरू करते हैं एक फ्रेज के साथ, और वो है टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट। तो दुनिया को जरूर बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, पर उससे पहले करके दिखाइए। तो ये जो है इसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त में इस बार प्रिपेयर किया है ताकि हम टाइम को क्रॉस ना करें। ऑर्गेनाइज प्लानिंग अध्याय 7। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंगली हम अभी चैप्टर 8 में है। तो ऑर्गेनाइज प्लानिंग को और भी गहराई से समझते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल विस्तार से बताते हैं कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए केवल इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस, व्यवस्थित और लचीली योजना की आवश्यकता है। तो संगठित योजना, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनाइज प्लानिंग चैप्टर का नाम है, और इच्छा को कार्य में बदलना अध्याय का उद्देश्य। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे अपनी इच्छाओं को एक संगठित योजना के माध्यम से ठोस और व्यावहारिक कार्यों में बदले। नेपोलियन हिल ने यह भी बताया कि क्यों अधिकतर लोग असफल होते हैं, क्योंकि उनके पास एक मजबूत और क्रियान्वित करने योग्य योजना नहीं होती है ना। और जो हमने देखा है स्टार्टिंग से कि इसमें जो स्टेप्स है जो उन्होंने बताया है कि पहले तो हम देखते हैं विचार की शक्ति, दूसरा है इच्छा शक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है आत्म सुझाव, उसके बाद विशिष्ट ज्ञान, उसके बाद हमने देखा कल्पना शक्ति, और अब हम देखते हैं संगठित योजना। विस्तृत मुख्य बिंदु। एक विस्तृत योजना बनाएं, लिखित योजना तैयार करें। सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। यह तय करें कि इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। वह समय निर्धारित करें जब आप इसे पूरा करना चाहते हैं। अपनी योजना को छोटे छोटे चरणों में बांटें और हर दिन उस पर काम करें। उसके बाद नेक्स्ट जो सब पॉइंट जो बना है वो है परफेक्शन की प्रतीक्षा ना करें। लेखक कहते हैं कि सफल लोग उन योजनाओं पर तुरंत काम शुरू करते हैं जो पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। बस शुरुआत करें और रास्ते में सुधार करते रहें। फिर लेखक ये भी बताते हैं कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण करें। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? यह ऐसा समूह है जिसमें आपसे अलग कौशल और विशेषज्ञता वाले लोग शामिल हो। ये लोग आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। मास्टरमाइंड ग्रुप का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फिर ये बाकी पॉइंट्स में बताया गया है। विचार मंथन करना, उस ग्रुप को क्या क्या करना है। फिर दूसरा बताया कि नई रणनीतियों पर चर्चा करना। तीसरा है आपकी योजना को लागू करने में समर्थन देना। उसके बाद लास्ट जो है, जब आप हतोत्साहित हो तो आपको प्रोत्साहित करना। तो एक ऐसा टीम बनाए जो आपको सपोर्ट करे। टीम का चयन, फिर सुनिश्चित करें कि आपके मास्टरमाइंड ग्रुप में वो लोग शामिल हो जो आपके लक्ष्य में विश्वास करते हो और उनकी सलाह आपके लिए मूल्यवान हो। फिर अपनी टीम का सम्मान करें और उसे प्रेरित रखें। तो उसके लिए लेखक ने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। लेखक कहते हैं कि आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्य आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्हें उचित तरीके से सम्मानित करें। यह भुगतान, साझेदारी या अन्य लाभों के रूप में हो सकता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उन्हें
यह महसूस कराए कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। विफलता से घबराए नहीं, बल्कि सीखे। पहली योजना असफल हो सकती है। अगर आपकी पहली योजना विफल हो जाए तो इसे त्यागे नहीं, इसे पुनः तैयार करें और नए दृष्टिकोण से काम शुरू करें। धैर्य और दृढ़ता, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको रखनी चाहिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद है कि विफलता सफलता की सीढ़ी है। उसको नेगेटिव ना देखते हुए हम ये इस तरह दे सकते हैं कि इससे हमारी उन्नति होगी। तो वो सफलता कैसे हुआ? लेखक के अनुसार असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं। यह संकेत है कि आपकी योजना में सुधार की आवश्यकता है। हर असफलता को सीखने का अवसर माने। जैसे कि उन्होंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया था, वही बल्ब का आविष्कार के लिए नेपोलियन ये बताते हैं कि अ, उन्होंने करीबन 10,000 बार ट्राई मारा, थॉमस एल्वा एडिसन, तब जाके उनको वो बना पाए। उसके बाद लेखक बताते हैं नेतृत्व और अनुयायी का सही संतुलन बनाए रखें। एक अच्छा नेता बने। यदि आप किसी योजना के मुखिया है तो आपको आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता है। आपकी टीम को आपसे प्रेरणा मिलेगी, इसलिए सशक्त, ईमानदार और सहानुभूति पूर्ण बने। उसके बाद गलतियों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। फिर एक अच्छा अनुयायी बने। अगर आप किसी टीम का हिस्सा है तो अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए, सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। फिर लेखक बताते हैं अवसरों को रणनीतिक रूप से अपनाएं। नौकरी या अवसर के लिए आवेदन करते समय क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है? अपनी क्षमताओं को इस तरह प्रस्तुत करें कि आप दूसरों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। फिर सिर्फ सामान्य जानकारी ना दें, यह बताएं कि आप विशेष रूप से उस काम के लिए क्यों उपयुक्त है। अपनी योग्यता को साबित करें। यह सुनिश्चित करें कि आप केवल लाभ लेने के लिए नहीं, बल्कि संगठन को मूल्य प्रदान करने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण गुण को जो योजना के लिए जरूरी है। धैर्य, तुरंत परिणाम की उम्मीद ना करें। लचीलापन, जरूरत के अनुसार अपनी योजना को बदलने के लिए तैयार रहे। सक्रियता, हर दिन कुछ ना कुछ करते रहे ताकि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। फिर टीम वर्क, अकेले सब कुछ करने की कोशिश ना करें, अपनी टीम का सहारा ले। प्रेरणादायक उदाहरण, एक अच्छा विचार तब तक मूल्यहीन है जब तक कि उसे ठोस योजना और कार्य से नहीं जोड़ा जाता। फिर लेखक यहाँ पे निष्कर्ष जो इस पूरे चैप्टर 8 जो ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे है, वो पूरा निष्कर्ष हम इससे यही निकाल सकते हैं। अध्याय 7 का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपकी योजना ही आपकी सफलता की नींव है। अपने सपनों को साकार करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं, सही लोगों को साथ जोड़े और हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ते रहें। सफलता निश्चित है, लेकिन इसके लिए संगठित प्रयासों की जरूरत है। तो फाइनली ये अध्याय आज खत्म हो गया। बहुत संक्षिप्त में इसको पॉइंट वाइज तैयार किया गया है, और ये इसी को बहुत विस्तार में बताया गया है। तो इस चैप्टर को हम जितना भी शॉर्ट करके बता पाए, और आई होप कि जो भी इसको सुनेंगे वो आगे चल के इसको अपने जीवन में लागू करके और अपने उस सपने को
जो हम देख रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच वो कर पाए। सो इसके लिए सभी को धन्यवाद। और आगे किसी को अगर कुछ इसमें जोड़ना हो या कुछ शेयर करना हो तो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।